अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या इमरान खान भी पाकिस्तान के वो पहले वजीर आजम नहीं होंगे जो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे? क्या इमरान खान की पीटीआई हुकूमत भी मुद्दत पूरी होने से पहले खत्म हो जाएगी? और क्या मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? ये वो क्या सराइयां हैं जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जोर पकड़ रही हैं और अब ऑपोजिशन को भी ये यकीन हो गया है कि हुकूमत किसी सूरत 5 साल मुकम्मल नहीं करेगी और मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। अहम बात यह है कि वजीर आजम के कबल अज़ वक्त हुकूमत छोड़ने की क्या सराइयां इसलिए जोर नहीं पकड़ रही कि इनकी हुकूमत को किसी से कोई खतरा है, ना ही इस बात का कोई खतरा है कि उनके खिलाफ कोई बगावत होने वाली है, ना ही इसलिए कि ऑपोजिशन का हुकूमत गिराने में कामयाब होने का कोई इम्कान है, बल्कि ये क्या सराइयां इस हवाले से हो रही हैं कि क्या वजीर आजम खुद अपनी हुकूमत को खत्म करके वक्त से पहले इंतखाबात करवाने का फैसला कर सकते हैं। और क्या सराइयां ये भी हैं कि वजीर आजम ये फैसला उस वक्त करेंगे जब हुकूमत अपनी कारकर्दगी और नैरेटिव के पीक पर होगी। अहम बात यह है कि ये क्या सराइयां सिर्फ अहम और बाअसर हलकों में नहीं बल्कि इस किस्म की बातें अब ऑपोजिशन भी करती नजर आ रही है, जिसका मानना है कि हुकूमत ने इलेक्शन बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद इस बात का इम्कान नहीं है कि हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करे। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि हुकूमत अगले साल नवंबर से पहले नए इंतखाबात का ऐलान कर देगी, जबकि ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तमाम सियासी जमातें अब यही बात कर रही हैं कि अगले साल बजट के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि मुल्क में किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा अंदाजा है वो ये है कि अब खुद हुकूमत के लिए अमलन नामुमकिन हो गया है कि वो अगले साल से आगे इलेक्शन लेके जा सके, चूंकि जो मईशत के हार्ड चॉइसेस हैं वो इन्होंने इस साल नहीं की, इन्होंने डेफर कर दी हैं। इन्होंने 60 अरब रुपया रखा है अपने MNS के अंदर रिश्वत के तौर पे बांटने का, जिसके नतीजे में वो भी ये चाहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले वो इलेक्शन करा लें। 2023 के या उससे पहले अगर इलेक्शन हो तो कहते हैं कि बजट के बाद अगले साल इलेक्शन होने। मैं आज भी असेंबली में था, कल भी था, कल भी एक हमारी मीटिंग है, तो पीपल आर टॉकिंग, सारी पार्टियां बात कर रही हैं कि हो सकता है अगले साल इलेक्शन हो जाए। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग समझती है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। पीटीआई हुकूमत खुद वक्त से पहले घर जाने का फैसला कर सकती है। इस हवाले से सीनियर साफी फाद हुसैन ने भी कल अपने मजमून में लिखा है कि इस्लामाबाद में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बाज़गश जोर पकड़ती जा रही है। फाद हुसैन ने आर्टिकल में लिखा है कि अभी तक इस वक्त इस बात का कोई सबूत तो नहीं है कि वजीर आजम ने यह ख्याल किसी से डिस्कस किया हो, मगर ताकतवर हलकों में इस मामले पर इस तेजी से क्या सराइयां जारी हैं कि लगता है कि इस ख्याल पर संजीदगी से गौर हो रहा है। फाद हुसैन ने आर्टिकल में लिखा है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वजीर आजम अपने मुखालफिन की कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब ऑपोजिशन अपनी कमजोर तरीन पोजीशन पर हो। आर्टिकल में इस ख्याल का इजहार भी किया गया है कि वजीर आजम मौजूदा हालात को भी इंजॉय कर रहे हैं कि जब अक्सर मुआशी आशारिये मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये हालात मुस्तकिल जारी नहीं रह सकते, इसलिए टाइमिंग बहुत अहम है। और इनसाइडर्स का ख्याल है कि अगले साल जुलाई या अगस्त हुकूमत के लिए बहुत अहम महीने हैं जब हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा सकती है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हुकूमती हलकों में इस हवाले से बहस जारी है? क्या इमरान खान संजीदगी से ये सोच रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं? इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। शिबली फराज साहब, आज तक पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हैं, क्या इमरान खान भी उसी फहरिस्त का हिस्सा बन जाएंगे जो 5 साल अपने मुकम्मल नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम 5 साल पूरे मुकम्मल करेंगे। और ये जो बात हो रही है, जो आपके इब्तदाइये में बात हो रही है, काबीना का हिस्सा होते हुए मुझे तो किसी जगह पे, किसी भी उसमें कॉर्नर पे, किसी मीटिंग में ये बात नहीं देखी, मैंने न सुनी। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त का भी हमने कुछ चीज़ें करनी है और हम उस पर फोकस किए हुए हैं और इंशाल्लाह इंतखाबात अपने वक्त पे ही होंगे। पहले तो ये कहा जा रहा था ना, और ख़ासतौर पे ऑपोजिशन की जानिब से, कि जब PDM बनी कि हम हुकूमत को गिराएंगे, चाहे वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए हो, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हो। लेकिन अब क्या सरा इस्लामाबाद में ये है
कि वजीर आजम ने ये सोच रखा है कि जब हमारा नैरेटिव पीक पे होगा, हम अपने पीक पे होंगे, ऑपोजिशन कमजोर होगी, तो उस वक्त वो अर्ली इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं, किसी से खतरा नहीं, ये फैसला वो खुद करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराना ये किसी भी हुकूमत का एक इख्तियार है कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाए, और अपने दौरान हुकूमत, अपने मैंडेट के दौरान में अगर वो किसी वक्त भी फैसला करती है कि उसको नए इंतखाबात करने चाहिए तो वो करा सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बातें थीं पहले भी, 1 महीना पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन इनमें जहाँ तक कि मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्या वजह है कि आपके दीगर रहनुमा, चाहे एहसन इकबाल साहब हों, पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ARY पर यह बात कही कि हमें नहीं लगता कि हुकूमत 5 साल अपने मुकम्मल करने जा रही है, और वो कह रहे हैं कि इसका एविडेंस ये है कि जिस किस्म का बजट पेश किया गया है, एक एक्सपेंशनरी बजट है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल नहीं करने जाती। मेरा ख्याल ये तो इमरान खान ही के जहन में होगा कि वो क्या चाहते हैं, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो दोनों तरफ देख रहे होंगे, दोनों ऑप्शंस देख रहे होंगे, और उन दोनों ऑप्शंस के अर्ली इलेक्शंस का ऑप्शन भी सीरियसली कंसिडर कर रहे होंगे, और एक 5 साल के टर्म के बाद भी एक ज़ाहिर है उस वक्त तो चॉइस ही कोई नहीं होगी। द अर्ली ऑप्शन जो वो डिस्कस कर रहे होंगे, उसी के बेसिस पर वो जो बजट आया है, वो बजट उसकी रिफ्लेक्शन करता है कि शायद वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि उस किस्म की स्पेंडिंग की जाए और MNAs और MPs को खुश किया जाए कि ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएं और कुछ जेबें भी भरें, ताकि अगले इलेक्शन में वो सब उनके ही कैंडिडेट्स हों, बजाय कि वो शिफ्ट करके दूसरी पार्टीज़ की तरफ चले जाएँ, प्राइमरीली PMLN की तरफ। तो वो ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है, डैट इज़ वेरी क्लियर। अब आने वाले महीनों में वो जज करेंगे क्या आशारिये और जो भी लोगों का मूड है, लेकिन ये बहुत रिस्की गेम होता है, मिसलीड भी हो सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अर्ली इलेक्शंस किए थे 1977 मार्च में, एंड इट बैकफायर्ड। उनके पास 1 साल और था, वो रह सकते थे, लेकिन इट बैकफायर्ड, और वो फिर वो जो धांधली हुई और वो दैट द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ज़ुबैर साहब, क्योंकि देखिए कोई भी हुकूमत जो है वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहेगी, वो अपने 5 साल पूरे करना चाहेगी एक एक दिन, जैसे पीपल्स पार्टी और आप लोगों ने किया। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात करवाए जाए, जैसे कि आपके रहनुमा खास तौर पे कह रहे हैं, शिबली साहब तो कह रहे हैं कि हमने तो किसी फोरम पे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अगर आपके रहनुमा ये समझते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमरान खान ये यकीन है उनको कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे, इसीलिए वो वक्त से पहले छोड़ना चाहेंगे ना कुर्सी। जी जाहिर सी बात है, वो देखें ना, वो 2 ऑप्शंस में कि जी अगर टाइम पूरा होने पर 5 साल के बाद वो अवाम के पास जाते हैं और यही जैसी आज तक परफॉर्मेंस है उसके साथ जाते हैं, तो उनके लिए जस्टिफाई करना, देखें ना 3 साल तक तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी महंगाई भी पिछली हुकूमत की वजह से है, बेरोज़गारी भी पिछली हुकूमत की वजह से, एंड सो ऑन। तो 5 साल के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि जी हर बुराई जो है, और वो जो नया पाकिस्तान का तस्वर उन्होंने पेश किया था वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। तो वो अर्ली इलेक्शंस में जाने का एक ही लॉजिक होती है, और जो यूज़ कर सकते हैं इमरान खान, वो ये कहेंगे जी मुझे दोबारा वोट चाहिए ताकि मैं इन माफियाज़ को और इन सब को ख़त्म कर सकूँ, और मुझे वो भारी भरकम अगर आप मैंडेट देंगे तो मैं पाकिस्तान को वो जो मैंने वादा किया था 2018 में नया पाकिस्तान बनाने का, उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा। सो अर्ली इलेक्शन में आप यू एक्चुअली गो फॉर अ क्लियर मैंडेट कि मुझे आप ये मैंडेट दें तो मैं आपको नया पाकिस्तान बना के दूंगा। मतलब जब 5 क्या साल बयानिया होना चाहिए अगले इलेक्शन में, ये ज़ुबैर साहब ने आपको बता दिया, मतलब ज़ुबैर साहब बता रहे हैं कि क्या बयानिया होगा। एक सवाल इसका जवाब भी दीजिएगा ज़ुबैर साहब कि अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और किस वजह से वो हो सकते हैं, ऑपोजिशन को ये सूट करेगा या ऑपोजिशन के लिए ये बेहतर होगा कि 5 साल मुकम्मल करे हुकूमत? अगेन अ डिफ़िकल्ट चॉइस, लेकिन हमें अपनी तरफ से हमें तैयार रहना है कि जी ये इलेक्शन अर्ली कॉल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जो मीडिया स्पिन या जो हमारी मीडिया स्ट्रेटजी होगी वो उसकी मुनासबत से ही होगी। अगर वो अर्ली इलेक्शन कराते हैं तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अर्ली इलेक्शन कराने का इनका मकसद ये है कि अपनी ये अहदाफ पूरे नहीं कर सके, और हैविंग मिजरेबली फेल्ड, तो अब ये अवाम के पास एक बहाना लेके जा रहे हैं कि जी देखें माफियाज, देखें जी ऑपोजिशन, देखें जी नैब ने ब्यूरोक्रेसी को काम करने दिया, आप मुझे ये वोट दें। तो ये तो सारे एक्सक्यूज़ेस हैं
फॉर नॉन डिलीवरी, और हमने तो 4 साल पहले भी कहा था कि ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सो हमारे पास तो दोनों सूरतों में बड़ा क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी होगी टू गो अगेंस्ट द पीटीआई। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी सिचुएशन है, मेरा ख्याल ये है कि उसमें ख़ास तौर पर पंजाब में तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन के फेवर में है। लेकिन इस पॉइंट पे कि एक तो जितना ज़्यादा डिले करेंगे अननोन में शिबली साहब, एक तो क्या पीटीआई का नैरेटिव होगा जब इमरान खान इलेक्शन में जाएंगे वो भी बता दिया, और अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ आप जाते हैं तो नून लीग उसको कैसे स्पिन देगी वो भी उन्होंने बता दिया। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त ऑपोजिशन कमजोर है, पीडीएम तितर-बितर हो चुकी है, नून लीग में बयानिए की एक लड़ाई है, और इस वक्त आपका जो ये आखिरी साल था पिछले 2 साल से बेहतर था, ये भी आपने एक स्पेंडिंग बजट दिया है, तो एविडेंस तो है कुछ ऑन द ग्राउंड जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ये फैसला कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि फैसला तो किसी भी वक्त हो सकता है, और ये किसी भी हुकूमत का, इलेक्टेड हुकूमत का यही एक एडवांटेज होता है कि वो जिस वक्त भी चाहे इलेक्शन वो करवा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त जो है तो हमारे जो हमारी गवर्नमेंट की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक कुछ काम हमने करने हैं जो अभी तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं, कुछ जो है तो आधे रास्ते में है, तो हम चाहेंगे कि वो सारे मुकम्मल हों और हम आवाम के साथ जा सकें। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें, हमारी यही वजह है कि जो लेजिस्लेशन है उसमें जो मसाइल आते हैं, रिफॉर्म्स करने में जो मसाइल आए हैं, वो यही है कि अपोजिशन और हमारी जो अदवी जो बर्तरी है वो बहुत मिनिमम है। मतलब है कोलिशन गवर्नमेंट है, हमने तो जब भी कोई मेजर किस्म की चीज़ें करनी हो आपको, तो उसमें आपको एक मेजॉरिटी तो चाहिए, जिसमें कि चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी क्यों ना हो। तो वो हासिल करने के लिए ज़ाहिर है कि हम इस वक्त अपने उस पे हैं, और हमारे काम जो मेन हमारे काम हैं वो ज़रा भी मैच्योर हों तो वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजह मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, इस वक्त अपोजिशन, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ये शुरू की बिलावल भुट्टो ने ये बात पिछले महीने, ठीक है, अब आज ये नई दोबारा से चली है। बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपोजिशन वाली हैं, ये जिसे हम कहते हैं कि ये थोड़े इस वक्त काफ़ी स्टेट ऑफ डिसअरे में हैं। ये अपनी इस किस्म की बातें इस किस्म की उठा के ये जो है तो शायद अपनी पार्टीज़ को भी थोड़ा कलेक्टिव करना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन तैयारी पकड़ो, इलेक्शन तैयारी पकड़ो। लेकिन आपको बताऊं कि रमज़ान में चंद साफियों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी, उसमें मैं भी था। ये सवाल उनसे भी वहाँ पे पूछा गया था कि कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से क्या आप अर्ली इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे। उस वक्त उनका जवाब ये नहीं था कि नहीं 5 साल मैं पूरे करूँगा, उन्होंने कहा वक्त आएगा तब देखा जाएगा। इस चीज़ को इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि अगले साल के सेकेंड हाफ में कुछ की अपॉइंटमेंट्स होंगी जो करनी है। जब इलेक्शन 2023 का वक्त आएगा, उसमें किस वक्त कौन सा शख्स किस इदारे में बैठा होगा ये भी बड़ा अहम है। तो क्या इन फैक्टर्स को भी आप मद्देनजर रखेंगे? देखिए, पॉलिटिकल डिसीजंस हमेशा मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट को देख के की जाती हैं। जिस तरह मैंने भी कहा कि एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शन हम कल भी अनाउंस कर सकते हैं, ये हमारा एक राइट है। लेकिन हमने ये देखना है कि कौन से वक्त पे हम समझते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन वक्त होगा। ये कि 5 साल बाद आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे आवाम के साथ जाने। नहीं, हो सकता है कि उससे पहले भी हम वो हमारी सिचुएशन, जिस तरह मैंने कहा, हमारे कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएं, कि हम आवाम के साथ जाएं कि जी ये एक लिमिटेड मैंडेट के साथ हमने ये किया, और अभी हमें मेजॉरिटी आप देंगे तो हम ये काम करेंगे। और ये आप लोगों ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए जी, अगले इंतखाबात चाहे वो 22 में हो या 23 में हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, चाहे ऑपोजिशन की पार्टीज उस पर इत्तेफाक करें या ना करें, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजी हो या ना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी लीडरशिप जब तक कमिटेड नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर कॉज में, तभी वो लेके चलती है। एक तो ये होता है ना कि एक स्लोगन है, एक इशू है जो कि ठीक है, हो गया, नहीं हुआ। हमने असल में क्या देखना है शहजाद, असल इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि हम हर इलेक्शन देखते हैं, मुतनाज़ा होते हैं, हुकूमतें स्ट्रगल करती रहती हैं कई साल उसके साथ। हम चाहते हैं कि एक ऐसे इंतखाबात हों, क्योंकि पुराने तरीके हमने देख लिए, आपके सामने सारी ये रिपोर्ट्स भी हैं, फ़ैसले भी हैं, जिसकी वजह से कितने मसाइल हुए, अभी तक भी कितने मसाइल चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना सिस्टम है उसने हमें हमेशा जो है तो रिग्ड इलेक्शन दिए हैं, या कम से कम ये तासुर मिला है कि वो रिग्ड थे। अब हम चाहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम
फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन। आप ये चाहते हैं, ऑपोजिशन ये नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या चाहती है वो उनके टेक्निकल असेसमेंट के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि नहीं हम तैयार नहीं है, तो फिर आपकी हुकूमत क्या करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो कहीं कानून और आइन के मुताबिक चलता है। जब कानून हो तो जाहिर है कि कानून आपने बना दिया मुताबिक, लेट सपोज टेक्निकल रीजंस की वजह से वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। और देखिए दुनिया भर में, जैसे इंडिया की आप लोग मिसाल देते हैं, मैंने इसमें कई प्रोग्राम किए, इंडिया में बड़ा फेज वाइज आया था। ऐसा नहीं था कि एक आम इंतखाबात आने थे और पूरा इलेक्शन का उन्होंने रिस्क ले लिया कि हम इन ईवीएम पे करवाएंगे। फेज वाइज हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं ईसीपी की इस तरह की असेसमेंट होती है, क्या करेंगे? अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल कंसेंसस करना ये हमारा काम है। कानून को पास करना पार्लियामेंट का काम है। हो गया पास, हो गया, करवा लिया, लेट्स सपोज आपने। अब जो है, तो जहां तक कि इंडिया की बात आती है, और अगर उन्होंने 20 साल लिए हैं, हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम आज ये अप्रूव हो गई तो हम कल जनरल इलेक्शन इसी से कराएंगे। हमने पायलट इलेक्शंस कराने, हमने वो कोई ज़िमनी इंतखाबात हुए वो हमने इसके थ्रू करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2023 का जरूरी नहीं कि इलेक्शन ईवीएम पर हो, आप सिर्फ पायलट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। देखें, पायलट प्रोजेक्ट 2010 में पीपल्स पार्टी ने ये इसको शुरू किया, वो उसके बाद अब 2023 पे आ जाए ना सर। अच्छा, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब 2017 में जो पायलट प्रोजेक्ट एक हुआ था पेशावर में, NA4 में हुआ था, उन्होंने कहा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसकी 4-5 ऑब्जर्वेशंस थी कि जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात ये है कि हमने इस बात पे कि चूंकि एक दफ़ा, और वो भी बाहर की कंपनी थी, ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हम इसको टेस्ट रन करेंगे। लेकिन ये तो तय है, मशीन, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, इतनी सिक्योर हो गई है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टीज अपने अपने टेक्निकल लोगों को, ये नहीं है कि मैं या इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि अगर ईसीपी भी कहता है कि नहीं हो सकते फॉर व्हाट एवर रीजन, तो फिर क्या होगा? देखें, ये तो अब ऐसी बात है कि जिसका कि जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम गवर्नमेंट डिटरमाइंड है, कानून उसके मुताबिक बनेगा। इसका जवाब मुश्किल है। मैं जुबैर साहब से पूछ रहा हूँ। जुबैर साहब, हुकूमत चाहती है ईवीएम पे इलेक्शन हो, आप कहते हैं कि नहीं होने चाहिए। लेट्स सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ईवीएम पे हो सकते हैं, जो मशीन इन्होंने दी वो भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी मशीन मंगवा सकते हैं, फिर क्या स्टांस होगा ऑपोजिशन का? देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो चाहे मैनुअल सिस्टम हो चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम हो, सेटिस्फैक्शन लेवल वो 100% या 100% से ज़्यादा सब स्टेक होल्डर्स को मुतमईन होना पड़ेगा। चाहे मैनुअल सिस्टम हो, मैनुअल सिस्टम में नहीं आपके सवाल होते कि जी आईडी कार्ड दिखाना होगा, नहीं दिखाना होगा, अंगूठे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, उसकी रीडिंग कैसे होगी, सब सेटिस्फाई, पोलिंग एजेंट्स वहाँ को सेटिस्फाई किया जाएगा, उसका एनरोल्ड होगा उस वोटर का वहाँ उस लिस्ट में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सेटिस्फाई करते हैं ना, फॉर्म 45 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट इज मेड श्योर कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें सेटिस्फाइड हो। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स किसी भी सिस्टम पर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, उसका इंट्रोडक्शन जो है विल बी डिजास्टर्स कोर्स फॉर पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये, दो चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया था इनको, शिबली को, इस पॉइंट पर। देखिए, टेक्नोलॉजी बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, और उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है रिसेंट FBR का केस है कि जिसमें हैकिंग हो गई और पता नहीं चला किसी को कि जी हैकिंग हो गई है, और जो इतना वाइटल नेशनल डाटा था वो कोई उड़ा के ले गया, और मुझे तो अभी भी नहीं पता कि वो 100% रिट्रीव भी हुआ है या नहीं हुआ। एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। बट व्हाट आई एम सेइंग इज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी सेंसिटिव इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। उसमें मुतमईन करना, इंश्योर करना, उसकी कंप्लायंस 100% बड़े बड़ी कंपनीज नहीं कर सकती जब तक। और ये टेस्ट रन के बगैर मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे एक बैंक का नाम बता दें, एक पाकिस्तान में बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम बता दें, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, HPL, UPL, कि जिसने बगैर छोटे छोटे टेस्ट रन ब्रांच लेवल पर फॉर एग्जांपल करके पहले मुतमईन ना हुए हों, उसमें किस किस्म का इनपुट डाला जा सकता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है शहजाद इस इंडस्ट्री में। जी, इशू ये है कि आपकी जमात हो या दीगर ऑपोजिशन पार्टीज हो, वो तो इंटरेस्ट ही जाहिर नहीं कर रही कि चेक करें कि ये सिस्टम कितना सिक्योर है। कल मैं देख रहा था कैपिटल टॉक में, मुनीब बेचारे 35 मिनट तक गुजारिश करते रहे, देख तो लीजिए सिस्टम क्या है, दूसरे देखना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से सवाल ये उठता है कि एक सवाल मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से सवाल ये पैदा होता है कि आप जब पीपल्स पार्टी के साथ 2007 में मुआहिदा करते हैं कि हम ओपन बैलेट कराएंगे, जब PTI कहती है करवाएं ओपन बैलेट तो आप इनकारी हो जाते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि धांधली नहीं होनी चाहिए, तो जब पोलिंग डे की धांधली को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है
तो आप देखने के लिए भी तैयार नहीं है उसको। नहीं, देखने के लिए एक तो वो सारा सिलसिला जो होता है ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने एक बैंक को एक टेक्नोलॉजी सेल करनी है और आप उनके नॉन टेक्निकल लोगों को जाके आप ये कहें जी देखिए ये टेक्नोलॉजी देखें और इसको अभी साइन करें एंड दैट इज इट। भाई देयर इज अ वेरी प्रॉपर वे। एक तो कैपिटल टॉक इज नो फोरम टू प्रेजेंट एंड टू मेक श्योर कि जी वो तमाम सवाल मशीन का एक डेमो था ना, वहां फैसला तो नहीं होना था। एक बड़े भाई मेरे से ज्यादा इस पॉलिटिकल फील्ड में कोई शख्स भी 26 साल का टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस है। मैं आईपीएम जैसी कंपनी, मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी तक 5 मिनट में ये नहीं किसी ने बताया कि हाउ डज दिस एंटायर थिंग वर्क्स। तो जब वजीर आजम कहते हैं आए बैठे हमारे साथ, आपको दिखाते हैं सिस्टम क्या है, तो बैठेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या है। प्लीज लिसन टू दिस शहजाद, प्लीज लिसन टू दिस। आई एम टेलिंग, कोटिंग यू फ्रॉम, और शिबली साहब को पता है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है सेनेट की, उन्होंने बुलाया नादरा के चेयरमैन को। चेयरमैन सेनेट ने मना कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने बुलाया फैफिन वालों को, चेयरमैन सेनेट ने मना कर दिया। उन्होंने बुलाया ईसीपी वालों को, चेयरमैन सेनेट ने मना कर दिया। पिलडैट को बुलाया, मना कर दिया। और शिबली फराज उस चीज को, उस डिसीजंस को वो सपोर्ट करते हैं कि जी आप इंफॉर्मेशन सीख भी ना करें। भाई ये कमेटी है, लेट दैट कमेटी डिटरमिन कि हमने चेयरमैन ने कहा कि जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है वही उनको, आप तो ये कह रहे हैं कि हम सुनने भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, मैं बस वक्त का मैं लास्ट कमेंट करना चाह रही हूं। देखिए मैं ये कहता हूं कि इधर कोई नहीं कह रहा कि किसी टॉक शो पे कोई अप्रूवल दे। मैं ये कहता हूं कि उसके लिए हम इनको आज कि मैं कैबिनेट का हिस्सा होते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हम इनसे यही कह रहे हैं कि अपने टेक्निकल लोगों को ये बुलाएं और देखें, उसको इस्तेमाल करें, उसमें फिर 10 खामियां निकालें। लेकिन देखें तो एक किताब आपने पढ़ी नहीं है, उसमें तबसरा कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट्री कमेटी डिटरमिन उसने किससे बात सुननी है। ये जुबैर साहब जो पॉइंट कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और यही जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देनी है, जो डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, जो आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन आपसे देखें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी लगा देना कि वो अगर असेसमेंट करते हैं और टेक्निकली वो समझते हैं कि हो सकता है इस पे इलेक्शन नहीं, अभी तो वो खुद ही कमेटी बनाई, अभी वो खुद ही काम कर रहे हैं। अगर वो समझते उसके बाद देखें, ये कोई आज हम नहीं कह रहे हैं कि इसको आज अप्रूव कर दें, हम ये कह रहे हैं देखें मैं खुद रोड शोज कर रहा हूं, मैंने फैफन को, पिलडैट को, यूएनडीपी को, सारे असेंबलियों में, चैम्बर्स में, हर जगह पे मैंने प्रेजेंटेशन ब्रेक लेना है, और ये ऐसी डिबेट है जो अगले आने वाले दिनों में भी मेरे ख्याल से जारी रहेगी। बहुत शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान में 20 साल बाद अपनी नई हुकूमत का ऐलान कर देंगे, मगर अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील में मुसलसल ताखीर हो रही है, और काबुल पर कंट्रोल के 2.5 हफ्ते बाद भी अभी तक तालिबान रहनुमा हुकूमत साजी को लेकर मुशावरत में मसरूफ हैं, और अभी तक नई हुकूमत के सरबराह समेत काबीना का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि दूसरी तरफ पंशेर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की मुज़ाहमत का मामला भी जू का तू है, क्योंकि अभी तक तालिबान और मुज़ाहमती ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद पंशेर में अमन का रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अहम बात यह है कि मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया पिछले 2 रोज से तालिबान के मुख्तलिफ रहनुमाओं का हवाला देकर रिपोर्ट कर रहा था कि तालिबान जुमे की नमाज के बाद हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जिसके लिए काबुल के सदारती महल में तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं। मगर अब अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान का मामला अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल यह है कि हुकूमत साजी में ताखीर की वजह क्या है। क्या इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की कोशिश ताखीर की वजह है, या तालिबान हुकूमत की सरबराही के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है, या इसकी वजह कुछ और है? अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा नई अफगान हुकूमत के सुप्रीम लीडर होंगे, जो मई 2016 से तालिबान तहरीक के अमीर भी हैं। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा एक जंगजू के बजाय एक मजहबी रहनुमा के तौर पर मशहूर है। वो इमारत इस्लामी के चीफ जस्टिस और मुल्ला उमर के करीबी मुशीर रह चुके हैं। मजहबी और जंगी मामलात में मुल्ला हैबतुल्लाह ही फतवे जारी करते रहे हैं, और तालिबान के आपसी इख्तलाफात पर भी मुल्ला हैबतुल्लाह ही फैसले किया करते रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल तुलु न्यूज़ के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सदर का ओहदा देने का फैसला किया गया है, जिन्हें इमारत इस्लामिया का डिफेक्टो लीडर भी समझा जाता है। मुल्ला बरादर तहरीक तालिबान के बानी कायद हैं, जिन्हें मुल्ला उमर बरादर कहकर पुकारा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें मुल्ला बरादर के नाम से जाना जाता है। तालिबान के साबका हुकूमत में मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के वजीर दिफा थे। उन्हें 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2018 में पाकिस्तान की जेल से रिहाई के बाद मुल्ला बरादर कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह बने, और अब उन्हें तालिबान की सफ़ों में अहम तरीन सियासी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब
तालिबान तहरीक के आर्मी चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी और कतर दफ्तर के अहम रहनुमा अब्बास अस्तानकज़ई को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है, जबकि इम्कान यह भी जाहिर किया जा रहा है कि अब्दुल्ला, हामिद कारजाई और गुलबुद्दीन हिकमतयार भी तालिबान हुकूमत में शामिल होंगे। मगर तालिबान की जानिब से हुकूमत के ऐलान में मुसलसल ताखीर हो रही है। लेकिन तालिबान के लिए मसला सिर्फ हुकूमत का क़याम नहीं है, बल्कि एक बड़ा मसला यह भी है कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के मुआशी मसाइल कैसे हल करेगी। 1996 में तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दाखिली सिक्योरिटी का था, मगर आज सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक क्राइसिस है कि इकोनॉमिक मसाइल से कैसे निपटा जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे आलमी इमदाद पर इन्हिसार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान की निस्फ आबादी यानी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को फौरी ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से काबुल समेत दीगर शहरों में अवाम बैंकों के बाहर लाइनें लगवाकर पैसे निकलवाने के लिए खड़े हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से बैंकों ने एक फर्द को सिर्फ एक हफ्ते में $200 देने की रकम निकालने की हद मुकर्रर कर दी है। शहरियों की मुआशी मुश्किलात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि लोग अपने घर तक का सामान बेचने के लिए मौजूद हैं, मगर खरीदार कोई नहीं है। मार्केटों में भी कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बराबर है। अफगानिस्तान में माशी बहरान इंतहा को छू रहा है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात में है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब ने, और इसके अलावा अली मुस्तफ़ा जो कि प्रेजेंटर है TRT वर्ल्ड के, इस वक्त काबुल में मौजूद है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अली मुस्तफ़ा, पहले आप बताइएगा कि तमाम पिछले 2 दिनों से ये बातें हो रही थी कि आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, फिर अब बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक तक मौखर कर दिया गया है ये ऐलान। वजह क्या बनी है इसकी? अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास कि पंशीर का जो डिस्ट्रिक्ट था, जो पंशीर प्रोविंस है, उसको तालिबान ने फुली ले लिया है। तालिबान इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ अफगानिस्तान। द पंशीर वैली हैज फॉलन। ये भी कोई तकरीबन 3 मिनट पहले मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। तो अब इसके बाद क्या सूरत हाल होती है, शायद इसका ही इंतजार था तालिबान की लीडरशिप को। बिफोर अनाउंसिंग अ गवर्नमेंट, इंटरनल प्रेशर्स तो चल रहे थे, लेकिन उनका एक मकसद पूरा हो गया है। एक उनकी जो डिस्ट्रैक्शन थी वो हट चुकी है। पंशीर वैली हैज फॉलन टू द तालिबान। नो वर्ड येट ऑन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद येट। जी सलमान। अली, ये भी बताइएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से तालिबान की जानिब से कहा जा रहा था कि हम अब एग्रेशन की तरफ जाएंगे पंशीर हासिल करने के लिए, और कह रहे थे कि जानी नुकसान हो रहा है वहाँ पे। जो मुजाहिमती फोर्सेस है उनका, मुजाहिमती फोर्सेस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तालिबान का जानी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि पंशीर अब टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने, ये लड़ाई के बाद हुआ है या क्या डिटेल्स हैं इसकी? बहुत, यानी एब्सोल्युटली लड़ाई के बाद हुआ। ये परवान के एरिया में जो गेटवे है टू पंशीर, उधर ये लड़ाई हो रही थी। उसके बाद आज दोपहर तकरीबन 12 बजे तक हमें रिपोर्ट्स आई कि तालिबान हैव रीच्ड द फ्रंट लाइंस, और अब ये रिपोर्ट आ रही है 8 घंटे तालिबान ने हुए, और दूसरी तरफ भी कैजुअल्टीज की। लेकिन अब पता लगेगा अंदर जाके, जब मीडिया अंदर होगा कि क्या सूरत हाल है। उसके अलावा अमरुल्लाह सालेह किधर गए और अहमद मसूद का क्या हुआ। राइट, आप कह रहे हैं कि ये डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, बट आप कह रहे हैं कि पंशीर जो है अब वो भी तालिबान के कंट्रोल में है। हारून रशीद साहब, एक वजह तो अली मुस्तफ़ा ने बताई कि ये हो सकती है मुमकिन तौर पे वो चाहते थे कि पंशीर का मामला पहले हल हो जाए, पंशीर भी उनके कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है इस वक्त हुकूमत का ऐलान करने में? क्या ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाने का जो मामला है वो आपको लगता है ताखिर की वजह है? देखें, मेरा ख्याल है पंशीर इतना मसला नहीं था। अगर होता तो जैसे कि तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले भी ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेस के जाने के बाद 31 अगस्त के बाद वो नई हुकूमत का ऐलान करेंगे, तो इसी तरह वो इसका भी कह सकते थे कि पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल आ जाने के बाद वो ये हुकूमत का ऐलान करते। लेकिन हुकूमत साजी के बारे में हमारी भी जो काबुल में और दोहा में तालिबान रहनुमाओं से बात हुई है, वो कोई वक्त देने को अभी भी तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन जो ताख़ीर हो रही है वो यकीनन अब कुछ आईब्रोज रेस करेगी कि इसकी वजूहात क्या हैं। लगता ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की बजाय इंटरनल तालिबान के अंदर फैक्टर्स ज़्यादा इसके लिए इसकी वजह हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो इनकी रहबरी शूरा थी वो कंदहार में 3 दिन तक बैठी रही हिब्बतुल्लाह साहब की सरबराही में, और उन्होंने फ़ैसले किए, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक हुकूमत के जो वज़रा हैं या जो स्ट्रक्चर है
उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो लगता यही है कि इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किस तरह की हुकूमत होगी, कौन सी वजारत किसको मिलेगी, फिर जो पॉलिसियाँ होंगी वो चूँकि इन लोगों ने जिनको ये वजारतें दी जाएंगी उन्होंने उसका दिफा करना होगा, तो उस पर भी वो क्या मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। तो बहुत से मसाइल हैं लोगों की, जैसे आपने कहा मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और अगर ये जल्दी 1-2 रोज़ में ऐलान ना हुआ तो लगता है कि फिर तालिबान के लिए जो एक इंटरनल, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इक़्तिसादी जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, लोगों में गम और गुस्सा पहले भी था। काबुल जैसे शहरी इलाकों में उनके तालिबान के कंट्रोल पर कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, मुश्किलात उनकी बड़ी हैं। आप इसका हिसाब लगाएं कि अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो कि पिछले 15-20 दिन से कोई उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, तो वो घर का खर्च कैसे चलाएगा, वो रोटी कैसे, अपने बच्चों के पेट कैसे भरेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के तालिबान के अगेंस्ट जा रही हैं, तो कोशिश उनकी यकीनन जल्दी करने की होगी, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस लगता है कि काफ़ी सीरियस होती जा रही हैं। ये भी बताइएगा हारून साहब कि इस हवाले से भी मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं कि क्या जब ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की बात की जाती है तो इसका मतलब तालिबान ये ले रहे हैं कि तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं उनको तो शामिल किया जाएगा, लेकिन एक तर्जुमान ने यह भी कहा कि 20 साल जो हुकूमत में रहे अफगानिस्तान की माजी में, पिछले 20 साल में, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर इतलात ये भी है कि शायद हामिद कारजाई और अब्दुल्ला को भी शामिल किया जाएगा। इस हवाले से कोई फैसला हुआ है तालिबान में अब तक? देखिए, हमारी मैं भी 2-4 दिन पहले काबुल में ही था और तालिबान जो रहनुमाओं से हमारी बात हुई, तो वो कहते हैं कि 20 साल जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम लड़े, जिनकी करप्शन के ख़िलाफ़ लड़े, जिनके तरीक़े हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हम लड़े, उन लोगों को अगर हम फिर दोबारा इसमें शामिल कर लें तो फिर इस सारे स्ट्रगल की वजह क्या थी, इसको जारी रखने का मकसद क्या था, इस लड़ने का मकसद क्या था। तो वो काफ़ी क्लियर हैं कि जो ऑल इंक्लूसिव से उनकी मुराद है वो ये है कि तालिबान के अंदर ही अगर कोई ताजिक है, कोई उज़्बेक है, कोई हज़ारा है, तो उनको वो सामने लेके आएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे। लेकिन ख़वातीन के बारे में स्तानिकज़ई साहब का, आपने अब्बास स्तानिकज़ई का इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने 2 दिन पहले यही कहा कि कोई टॉप लेवल उनको पोजीशनें नहीं दी जा रही, उनको सेकेंडरी लेवल या कहीं लो लेवल में उनको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें नहीं लेके आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए मुश्किलात हैं, और लेकिन जो बाहर जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद ऑल इंक्लूसिव से मुराद ये है कि हिकमत यार या अब्दुल्ला या इन लोगों को शामिल किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को तालिबान अपने इस नए सेटअप में शामिल करने का कहीं दूर भी ख्याल उनके जहन में है। राइट। हारून साहब, जब 1996 में तालिबान आए थे तो उस वक्त जो सबसे बड़ा उनके सामने एक चैलेंज था वो इंटरनल सिक्योरिटी का था, लेकिन आज अफगानिस्तान के हालात बदल चुके हैं, खासतौर पे जो माशी हालात बदले हैं उसमें डिपेंडेंसी, इन्हिसार फॉरेन एड पे काफ़ी ज़्यादा रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि रिकग्निशन से पहले चाहे वो एड वर्ल्ड बैंक की हो, IMF की हो, अमेरिका से जो एड आ रही थी वो तमाम तर रोक दी गई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तालिबान के लिए कि अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है, माशी मसाइल को दूर करना है, तो रिकग्निशन मिले जिसके बाद उनकी ये एड और फंडिंग जारी हो। ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या हालात आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के? जी, मेरा ख्याल में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर गुजरते मिनट के साथ, मैं तो कहूँगा घंटा और दिन तो छोड़े, हर मिनट के साथ अफ़गानिस्तान की मुश्किलात डबल ट्रिपल हो रही हैं और उसमें कई गुना इजाफा हो रहा है, और जूं ये ताख़ीर होती जाएगी ये सारे मसाइल जो हैं बड़ी बैलून शक्ल इख्तियार करके एक ज़्यादा बड़े और खौफनाक अंदाज में सामने आ सकती हैं। तो कोशिश यही, अब जैसे हम तोरखम से गुजरे तो ट्रेड तो हो रही है, लेकिन हमें बताया गया कि तालिबान जो पहले गुमराह किया टैक्स लिया करते थे, गुजरते हुए टैक्सों पर जो पिछली हुकूमत लेती थी, वो सिलसिला भी बंद हुआ है। तो गवर्नमेंट की इनकम जनरेशन भी बंद हुई है इस वक्त, सारे अक्सर दफातर बंद हैं, पासपोर्ट के, ID कार्ड्स के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हैं, टैक्सेस का सिस्टम बिल्कुल मफलूज हुआ है। तो अब ऐसे में इनके पास क्या इतने पैसे हैं कि अब ये 1 तारीख भी आ गई है, अब मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इनको देनी होंगी, तो इनके पास इतना पैसा है, चलें इस महीने तो वो कुछ करके दे देंगे, लेकिन क्या अगले महीने वो दे पाएंगे? और उसके लिए वर्ल्ड बैंक, IMF उन्होंने ऑलरेडी इमदाद बंद की हुई है, और वो सारे अमेरिका भी यही कह रहा है कि जब तक आप हकूक़ इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ की यकीन दहानी नहीं कराएंगे और जो नया सेटअप है उसमें ये गारंटीज़ नहीं उनको नज़र आएंगी,
उस वक्त तक ये इमदाद मिलने का इनको कोई इम्कान भी नहीं है। लेकिन एक उम्मीद ये है कि शायद जो मुसलमान ममालिक हैं, जैसे आज भी मुत्तहिदा अरब अमारात का एक तैयारा जो है वो अद्वियात और दीगर जो इमदादी सामान है वो लेकर काबुल पहुंचा है। तुर्की शायद कुछ मदद कर दे, पाकिस्तान किसी हद तक कुछ मदद कर दे, हालांकि पाकिस्तान के अपने मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मुल्क मिल के कुछ, या चीन जैसे कह रहा है कि सफारत खाना उसने ऐलान किया है कि वो खुला रखेगा, शायद अगर कुछ वो पैसे दे दे तो शायद इनका काम चल जाए। लेकिन ये भी बड़े थोड़े अरसे के लिए होगा, तवील मुद्दत के लिए उनको अपनी पॉलिसीज़ इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए सामने जल्द अज जल्द लानी होंगी। और हारून साहब, एक तरफ तो तालिबान जिन कुव्वतों के खिलाफ 20 साल तक लड़ा है, अब उन्हीं से एड का मुतालबा करना या एड मांगना कि हमें मुल्क चलाना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दूसरी तरफ आलमी दुनिया भी ये देख रही होगी ना कि अगर एड नहीं दी गई तो जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो शायद मजीद जराइम को जन्म दे, दहशतगर्द तंजीमों को जन्म दे, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर जो अनासिर या इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं चाहती कि तालिबान की हुकूमत कामयाब हो, जो अपने पुराने ज़ख्म नहीं भुलाना चाहती, उनके लिए ये एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि तालिबान को इस नहज तक इतने दबाव में लाया जाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के एतबार से, या जो इकनॉमिक सिचुएशन की वजह से इतने दबाव में आए कि वो हुकूमत चला ही ना पाएँ, ख़ुद लोगों के अंदर उनके ख़िलाफ़ जज्बात पैदा हों। तो उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है। भारत आइडियली ये शायद चाहेगा कि इस तरह के हालात उसके लिए पैदा हों। जो उम्मीद थी कि शायद जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं इंटरनेशनल, उनके लिए एक उम्मीद थी कि शायद पंजशीर में अहमद मसूद कुछ ज़्यादा मज़ाहमत कर सकेंगे, उनको कोई टफ टाइम दे सकेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी अली मुस्तफ़ा बता रहे थे कि नहीं हो पा रहा, तो मुश्किल लग रहा है ऐसा कि उन लोगों के लिए तो ये अच्छा ही होगा कि अगर तालिबान की हुकूमत ज़्यादा और हारून साहब, अली से दोबारा हमारा राब्ता भी हो गया, वो हमारे साथ हैं। अली, ज़रा बताइएगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है यहाँ पे? तो हम पढ़ रहे हैं कि जो माली हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, बट ऑन ग्राउंड क्या है? लंबी लंबी कतारें हैं बैंक्स के बाहर, लोग अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं। जी, आज तो छुट्टी का दिन था, जुमे का दिन था, हम बिल्कुल साथ हैं अजीजी बैंक के, और वहां पे आज कोई भी लाइन नहीं थी, बिल्कुल सड़कें खामोश थी। लेकिन सिचुएशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे भी एरियाज हैं यहाँ पे काबुल में जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद तालिबान ने जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर लगाए वो मुल्ला इदरीस लगाए, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था बैंकिंग के अंदर, तो ये भी प्रेशर है यहाँ पे उन प्रोफेशनल्स के थ्रू जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं कि प्रोफेशनल्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, टेक्नोक्रेट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जो इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को सही तरह चला सकें। लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिस तरह हारून साहब कह रहे थे कि प्रेशर तो बहुत है अंदर से कि ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हो जिसके अंदर जो पुराने रजीम के जो लोग थे या पुरानी डिस्पेंसेशन के जो लोग थे वो आए। अगर वो आएंगे तो फिर मसला हो जाएगा तालिबान के लिए अपने रैंक्स के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 20 साल हमने जंग लड़ी इन लोगों के साथ, हम इनके साथ क्यों बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मुस्तफ़ा और हारून मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। टोक्यो पैरालंपिक्स में हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये आज तक का पहला गोल्ड मेडल है पाकिस्तान का। अपने 5वें अटेम्प्ट में 55.26 मीटर्स की थ्रो की, डिस्कस थ्रो में इन्होंने, जिसकी वजह से उनको ये गोल्ड मेडल मिला है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, चाहे वो कोविड की मुश्किलात थी या गवर्नमेंट से सपोर्ट ना मिलना, उसके बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और वो गए टोक्यो और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पूरा पाकिस्तान उन पे फख्र करता है, जैसे कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो हैदर अली आपको। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए आप आगे भी इसी तरह मेडल्स जीते रहें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।